डीमोनेटाइजेशन ने रिलेटिव साइज ऑफ ब्लैक इकोनॉमी कम कर दी। फिर आया जीएसटी, अगेन द डिसएडवांटेज वाज द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट। द अर्निंग्स देयरफॉर मल्टीप्लाइड 15 to 18% CAGR से निफ्टी बढ़ते गया इन टर्म्स ऑफ द ईपीएस। माइक्रो फाइनेंस एंड पे या स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड पे लॉजिकल था बिकॉज देयर वेर फ्यू केसेस ऑफ एवरग्रीनिंग। यूएस इज डॉलर, डॉलर इज द किंग करेंसी, उसका वजूद है। बिफोर वी अंडरस्टैंड कि मार्केट करेक्ट क्यों हो रहा है, लेट अस कंस्ट्रक्ट कि मार्केट अच्छा क्यों हो रहा था। राइट, मैनी थिंग्स ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा, बट थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं, और कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स रिवर्सल होते जा रहे हैं, वी कैन रिलेट टू दैट। राइट, सम चैलेंजेस आर वेरी सिक्लिकल, बट इफ़ वी अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइकिल तो वो एक पर्सपेक्टिव आएगा। बहुत पीछे नहीं जाऊंगा मैं, इमीडिएटली पोस्ट कोविड रैली के ही बारे में बात करें। पोस्ट कोविड एक अच्छी रैली हुई, देयर आर मेनी रीजंस। तुरंत सब सेंट्रल बैंकर्स ने पैसे दिए बिजनेस को। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इकोनॉमी। बिजनेस गॉट मनी, राइट। इंडिया रिलेटेड हम बात करें, 1.5 years ऑफ सप्रेस्ड कंजम्पशन दैट केम बैक, राइट। 1.5 साल तक लोगों ने इतना कंज्यूम नहीं किया था, घर में बंदे थे। वो कंजम्पशन, रिवेंज कंजम्पशन, वॉट एवर नेम यू कॉल, वो सब वापस आ गया, राइट। लोगों को वक्त मिला, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड, वक्त मिल गया घर बनाने का, रेनोवेशन करने का, राइट। तो वहाँ पे भी पेंट्स बोल लो या टाइल्स बोल लो, थोड़े सेगमेंट चलने लगे। सो देयर वेर सम बिट्स एंड पीसेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते गए। चाइना +1 अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बनती गई। एनीवेज बिफोर कोविड ऑल्सो ट्रम्प वॉज पुटिंग इन टैरिफ बैरियर्स ऑन चाइना। वो उनका जियोपॉलिटिकल थिंग था कि चाइना बहुत बड़ा बन रहा था एंड इट वाज थ्रेटनिंग टू बिकम बिगर देन यूएस, राइट, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक माइट। डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स वॉज वेरी हाई। तो वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स पहले से चल गए एंड कोविड हो गया, उसके बाद चाइना +1 वाली स्टोरी और ज़्यादा बढ़ गई। There you again got opportunity. Government of India on top of that put up Make in India, PLIs देते गए. That created more opportunity. The many opportunities, EMS, electronic segment में देखो, CDMO segment में देखो, the things continuously went pretty well. So consumption boom, the corporate balance sheets getting better and better. अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट फास्ट होते गया। ऐसा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज पहले नहीं हो रहा था, धीरे धीरे से हो ही रहा था। इट स्टार्टेड विथ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ने रिलेटिव साइज ऑफ ब्लैक इकोनॉमी कम कर दी। फिर आया जीएसटी, अगेन द डिसएडवांटेज वाज द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट, राइट। फिर IL&FS क्राइसिस, ये सब हुआ तो पीपल वांटेड टू गिव क्रेडिट टू रिलेटिवली गुड बिजनेसेस। छोटे बिजनेस सफ़र करने लगे, दे आर स्टिल क्रेडिट हंग्री। तो छोटा छोटे बनते गए एंड नाउ इन दिस रूम वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज सेगमेंट, द लिस्टेड सेगमेंट। द लिस्टेड सेगमेंट बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर, द एक्सेस टू डेट, एक्सेस टू इक्विटी, सब कुछ है ऑर्गेनाइज सेगमेंट के लिए, राइट। And in general patterns भी, consumption patterns भी are more towards the organized segment. रोड साइड शॉप्स ये वो देखो आप, धीरे धीरे से कम होते जा रही है। मॉल कल्चर आ गया है, राइट, ब्रांड कल्चर आ गया है। सो दैट इज़ हैपनिंग एंड वेरी सिंपल डाउन साइड टू दैट कि मैं रोड साइड शॉप से सेम ब्रांड बेचता है तो भी क्यों नहीं खरीदूंगा। पार्किंग कहाँ करूँ मैं, राइट, वेयर डू आई पार्क माई कार। मॉल में जाऊंगा, वही भले वही पूमा, आदिदास, जो भी बोल लो, लुई फिलिप बोल लो, वॉट एवर ब्रांड यू नेम, दोस आर अवेलेबल इन शॉप्स डाउन देयर। क्यों, बट पार्किंग नहीं है। मॉल में सब कुछ है एक साथ में अंडर वन रूफ। पिकनिक हो जाती है, एक बार मॉल चले जाओ, पिकनिक हो गई आपकी, लंच डिनर जो भी, वॉट एवर यू डू देयर एंड कम बैक। दिस आर ब्रॉड ट्रेंड्स that the young and dynamic India, the age is on our side, 29-30 years की median age है। These are all structural things, वो सब नहीं कहीं गई है। This all built up to your 3 year 4 year of rally।
द अर्निंग्स देयरफॉर मल्टीप्लाइड 15 to 18% CAGR से निफ्टी बढ़ते गया इन टर्म्स ऑफ द EPS. एंड व्हेन द मार्केट इज ग्रोइंग एट अ रेट एट द हायर देन द नॉमिनल GDP, आपका PE एक्सपांशन होना वाजबी है. इट्स वेरी नॉर्मल दैट योर PE टेंड्स टू एक्सपांड. इफ आई जस्ट शो यू फ्यू स्लाइड्स, if you notice, it's only India which has done relatively well across manufacturing as well as services, right? FIIs were also getting attracted. It's last 1 year that FIIs have started pulling out money and all that. But if you look FIIs, आपको खाली सेकेंडरी मार्केट कैश सेगमेंट दिखता है. ये जो दुनिया भर के IPOs हुए उसमें भी वो इन्वेस्ट करते हैं. I mean, that is not included in FII number. So when they sell HDFC Bank or ICICI Bank, then only they will buy the Swiggy's and Zomatos, right? हम देखते हैं ये सब IPOs, एंकर बुक जो भरते हैं उसमें there are many FIIs who have indirectly put in money. So those were the building blocks in last 4-5 years. Let us zoom in last 1 year. Start of last year, वैल्यूएशन तभी भी चैलेंज थे. +1 SD पे चल रहा था. सो +1 SD इज़ लाइक निफ्टी का लॉन्ग टर्म एवरेज 18 है तो 21-22 PE पे चल रहा था. बट अबाउट ट्रेंड ग्रोथ रेट भी थी, राइट? मार्केट वॉज स्टिल, वैल्यूएशंस वेर पैलेटेबल. तो एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा था लास्ट ईयर. द कंपनीज विच वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अबाउ योर नॉमिनल GDP ग्रोथ, 70-75% कंपनी थी जो अबाउ GDP ग्रोथ, and 75% companies out of NSE 500. So the universe was very big, 350 to 380 companies. The broad market rally हुई across, right? Stability in policies. Government continuity आ गई, लोगों को लगा policy stability है, and that happened also. Second stability was in fuel prices. पेट्रोल डीजल हिला ही नहीं है. उनकी HPCL BPCL की GRM मार्केटिंग मार्जिन्स ऊपर नीचे हुए हैं, बट व्हाट एज अ कंज्यूमर यू आर बॉदर्ड अबाउट इज द पेट्रोल पंप प्राइजेस. आई थिंक मुंबई में 103 रुपये, आई थिंक इट्स लाइक फॉर लास्ट 24 ऑड मंथ्स नाउ. रुपी डॉलर 84, कंसिस्टेंटली 84 लास्ट कैलेंडर ईयर आप देखो तो. दैट वॉज वेरी स्टेबल. एंड वी वर स्टार्टिंग ऑफ विथ इन्फ्लेशन कमिंग डाउन. वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इजराइल क्राइसिस जो भी था, the crude came down, the commodity prices started to come down because that inflation was starting to get normalized. The situations were under control. और दुनिया भर में ये सब हो रहा था, and India was untouched, right? Month after month हमने green tech देखी है, and this is not equity. This green tech is all about the economic activity. We are still holding up pretty well. So last 1 year में भी इतना अच्छा पूरा setup था. And if you come then to markets in terms of flows, valuation तो मैंने बताया it was palatable last year. If you come to flows, the domestic kept on pumping in money into the stock market, right? तो FII outflows हमने absorb कर लिया, digest कर लिए. Now what has suddenly changed? 1 साल में ऐसा क्या हो गया? Many things coming at, so ये सारी चीज़ एक साथ में ही हुई थी. Now all bad things are coming in together. I'll just give you few examples which really has derailed this. First, RBI started with dictating the bank to slow down in terms of credit. थोड़ा लॉजिकल था, माइक्रो फाइनेंस एंड पे या स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड पे लॉजिकल था, बिकॉज देयर वेर फ्यू केसेस ऑफ एवरग्रीनिंग. आप क्रेडिट ग्रोथ बंद हो गई, MFIs के NPS के आउटकम्स देख लो. अनलेस देयर वाज एवरग्रीनिंग और कंटिन्यूसली इसे वो स्टॉप नहीं करते थे तो NPA आते ही नहीं थे. सो दैट इटसेल्फ प्रूव्स के एवरग्रीनिंग थी, भले कितना भी मना करे. बट व्हाट दैट टुक केयर वाज कि जो लोअर एंड ऑफ द पिरामिड था, जो एक्चुअली कोविड में प्रॉब्लम में आ गया था, एंड दे आर स्टिल अंडर द कोविड वाला डेट. ये सब के शेप्ड रिकवरी की बात करें हम
तो ओनली द ऑर्गेनाइज्ड हैव डन वेल, ओनली द वेल्थियर पीपल हैव डन वेल, वेल्थ इफेक्ट आ गया है, इक्विटी मार्केट, गोल्ड, एवरीथिंग. बॉटम ऑफ द पिरामिड वॉज हेल्ड अप बाय दिस MFIs. वो आपने तुरंत इंजन बंद कर दी. दैट इज़ वेयर यू आर सीइंग द कंजम्पशन स्लोइंग डाउन. दैट इज़ बॉटम ऑफ द साइकिल कंजम्पशन. टॉप ऑफ द साइकिल कंजम्पशन देखोगे, है पैसा जेब में, बट और कितना पिज़्ज़ा खाऊंगा मैं, और कितना फॉरेन जाऊंगा, राइट. सी देयर इज सम कंजम्पशन फटीग, राइट. यू नीड ग्रोथ. एवरी ईयर यू ईट 5 पिज़्ज़ास, नेक्स्ट ईयर यू डोंट कंज्यूम सडनली 7-8 पिज़्ज़ास, राइट. बाकी लोगों की इनकम्स ऊपर जानी चाहिए, देन दे स्टार्ट मूविंग इन फ्रॉम समथिंग एल्स टू ईटिंग आउट, डोमिनोज, ऑल दैट. तो वो सडनली बंद हो गया. दैट इज कंजम्पशन. सो अर्बन कंजम्पशन फटीग, एंड रूरल में ये लोन लिक्विडिटी साइकिल बंद हो गई. टू द इंटरेस्ट रेट साइकिल. अब ये ट्रंप वापस आ गया, ही इज टॉकिंग अबाउट टैरिफ बैरियर्स अगेन, ही इज टॉक्ड अबाउट ऑल दैट. वापस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं. लास्ट ईयर हमने एक्सपेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे. आ गए, 125 बेसिस पॉइंट आ गया, बट द एक्सपेक्टेशन वॉज 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स नीचे. वो अभी तक नहीं हुआ है. एंड आई डाउट इवन इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स एडिशनल 50 बेसिस पॉइंट्स तो नहीं होना है, बिकॉज इन्फ्लेशन विल रिमेन स्टिकी because of all this tariff wars and geopolitical tensions what Trump is creating. तो ये भी नहीं हो रहा है. And equity markets are sensitive to interest rates. Interest rate cut बोलोगे तो P expand होता है, right? So that has again got pushed out, right? 3, what has happened is last 4-5 years government was supporting the economy. 2014 to 20 में 7 to 8% was the growth rate in terms of government capex. That shot up to 25%. So government also supported during that COVID period, 5-year period. Now वो ऐसा one sided हो गया था कि you eventually had to give something to the masses, right? अब आप बोलोगे कि मतलब थर्ड टर्म तो आ गया पॉपुलिज्म की, अभी क्या ज़रूरत थी. But it cannot work that way. The K-shaped is not a sustainable solution. Eventually, bottom of the pyramid is the vote bank. And that, अब 60% लोगों को छोड़ दोगे तो कंट्री नहीं ग्रो करता है 30% पे. So that doesn't work that way. तो eventually कहीं ना कहीं तो रीसेट बटन दबाना ज़रूरी था. So what happened in this budget was, गवर्नमेंट के पास तो जो किट्टी है उतनी है. द ग्रोथ रेट इन कैपेक्स हैज कम डाउन टू 10-12% अगेन, द इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, राइट. एंड दैट वॉज मोर और लेस एक्सपेक्टेड ऑल्सो बाय द मार्केट. इट्स नॉट दैट इट इज़ लाइक कंप्लीटली सरप्राइजिंग थिंग, बिकॉज अगेन इफ यू सी दिस मैंडेट इज़ अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट. ये कोलेशन गवर्नमेंट हो गई. पिछली 2 सरकार बीजेपी सरकार थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी था. दिस इज अ कोलेशन गवर्नमेंट, राइट. तो वो चैलेंजेस तो आने थे उनको, एंड इवेंचुअली दे हैड टू, बट दैट टुक अवे समथिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट साइकिल टू कंजम्पशन. एंड कंजम्पशन वुड टेक टाइम. कैसे दिया है कंजम्पशन? टैक्स रेट्स चेंज करके. स्लैब्स चेंज हुए तो सडनली मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ बढ़ नहीं गया. धीरे धीरे से अप्रैल से शुरू होगा कि कम TDS कटेगा, या इवेंचुअल ईयर एंड के बाद आप जो बिजनेस वाले जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स लायबिलिटी कम होगी. इट विल टेक टाइम टू परकोलेट. ये टैक्स रेट कट करना, दैट डजंट मीन इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपए आ गया. पीपल टॉक अबाउट 1 लाख रुपीज सेविंग, यस दैट इज ट्रू, बट दैट्स ओवर द ईयर एंड दैट विल टेक टाइम. इसका काउंटर भी थोड़ा होगा कि कॉर्पोरेट इंडिया विल एडजस्ट इट्स सैलरीज ऑल्सो दैट वे, कि आपको एनीवेज इतना तो मिल ही रहा है, सो पुल एंड पुश वो होता ही है, राइट. बट इवेंचुअल पॉइंट इज कि वो जो ग्रोथ मोमेंटम था वो स्लो हो गया. एवरीथिंग कमिंग एट वन टाइम. अब सडनली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मार्जिनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहा है, राइट. देयर आर रिडेम्पशंस कमिंग अप नाउ, राइट. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज FII आउटफ्लोस अभी ज़्यादा डिस्टिंक्टली दिखती हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है,
So the rupee has gone for a toss. Higher the rupee moving down or depreciating, imports बढ़ते हैं. So it's a downward spiral now. Everything happening at one time. So that's the precise thing what is happening in last one and a half month. Good part, bad part, ugly part. Ugly part, of course, there is a reset down to rupee. The imports will become expensive. The interest rate cycle will take time to come down. Right? That has gone into an engineered slowdown because RBI is not only just on MFI, वो CD रेशियो के पीछे लगी है और बोलती है कि आप CD रेशियो करेक्ट करो एंड देयरफॉर द क्रेडिट ग्रोथ को कम करो. I mean, see, India doesn't require credit growth slowdown. We can afford to run higher credit growth at where we are. अभी हमको fiscal deficit काटने की भी ज़रूरत नहीं है. I mean, we are a developing nation. I mean, we might claim to be very soon to be developed, but the fact is we are still developing. 50-60% of our population अभी भी एकदम lower end of income strata पे है. तो इतना टाइटनेस बजट पे अभी रखना वॉज नॉट अ वेलकम थिंग फ्रैंकली. दैट इज़ वॉट इंटरनली वी टॉक अबाउट कि मतलब अभी से ही इतना मतलब आपने इंजीनियर्ड स्लो डाउन करके रखा है. यू कुड हैव केप्ट द केपेक्स बजट एट 20% ग्रोथ ओनली एंड फिर टैक्स रेट काटने चाहिए थे. 4.4% डेफिसिट का 4.5-4.6 हो जाता. ठीक है ना. लास्ट ईयर भी 4.6 था and your G-Secs held up, right? Your foreign exchange rate held up. ये बार भी 4.6 हो जाता तो that would have been an economic continuity. इतना टाइटनेस करने का ज़रूरत नहीं था. But the good and the bright spot what I find out in this is एक मार्जिन बचता है गवर्नमेंट को वो पिवट करने के लिए. कभी भी कंजम्पशन दे कैन ब्रिंग इट बैक, दे कैन गेट इनटू मोर डेफिसिट्स. सी ओवरशूट तो होता ही है बजट, राइट? फर्स्ट टाइम नहीं है, ओवरशूट तो होता है. सेकंड गुड पॉइंट व्हाट आई सी इज बैलेंस शीट्स किसी की ख़राब नहीं हुई है लास्ट 4-5-7 ईयर्स में. इनफैक्ट कैसे हुआ है विद स्टार्टिंग विथ कोविड के बाद इमीडिएटली स्टील, सीमेंट सबके प्राइजेस ऊपर चले गए थे जिनकी भी बैलेंस शीट ख़राब थी. द मेटल सेक्टर वाज द प्राइमरी कल्प्रिट इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस शीट चैलेंजेस. सारों की बैलेंस शीट क्लीन हो गई. सिंपल एग्जाम्पल आप देख लो, स्टील अथॉरिटी, द वर्स्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ द स्टील विद इन द लिस्टेड बास्केट. द लार्जर कंपनीज इफ आई टॉक अबाउट जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सब डेट लेडन कंपनीज थी. सारों ने अपना डेट इक्विटी रेशियो क्लीन कर दिया. सो द डेट हैवी कंपनीज ऑल्सो करेक्टेड देयर बैलेंस शीट्स एंड एनीवेज लास्ट 4-5-7 ईयर्स में प्राइवेट केपेक्स नहीं हुआ है. We are standing at a 2-decade best corporate balance sheet. We are standing at 2-decade best banking balance sheet. Lender को भी प्रॉब्लम नहीं है, borrower को भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? रिटेल एनीवेज थोड़ी माइक्रो फाइनेंस में चैलेंजेस है, बाकी हाउस होल्ड लेवल बैलेंस शीट्स आर ऑल्सो नॉट चैलेंज्ड. सो द पॉइंट इज बैलेंस शीट चैलेंज होती है ना, 10-12 साल लग जाते हैं. हमने देखा था बैंकिंग एनपीए क्लीन करने के लिए दुनिया भर की पॉलिसीज़ निकाली थी गवर्नमेंट और आरबीआई ने, राइट? 525 से लेके रीस्ट्रक्चरिंग से लेके नए नए नाम देते गए. इवेंचुअली 18, 19, 20 में सब कुछ क्लीन करना ही पड़ा. दे किक्ड द कैन डाउन द रोड, बट इवेंचुअली पूरा बैंकिंग को 10 साल लग गए क्लीन करने में. चाइना को देखो, रियल एस्टेट में बैलेंस शीट चैलेंजेस है. दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट चैलेंजेस. वाई कांट चाइना कम बैक इमीडिएटली? बिकॉज बैलेंस शीट में बहुत चैलेंज है उनके. यूएस डेट लेता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, चाइना को क्यों होती है? बिकॉज चाइना इज ऑल्सो इंडिया, राइट? चाइना ऑल्सो इम्पोर्ट्स एनर्जी, राइट? ऑयल, LNG सब कुछ इम्पोर्ट करता है. इंडियन रुपी एंड चाइनीज रेनमिनबी आर सिमिलर, उनका कोई वजूद नहीं है. US इज डॉलर इज़ द किंग करेंसी, उसका वजूद है. US इज सेल्फ सफिशिएंट ऑन ऑयल. इफ़ आई ऐड कनाडा एंड मेक्सिको, दे आर सरप्लस. और कनाडा और मेक्सिको वही तो कंट्रोल कर रहे हैं. उनकी एक्सॉन मोबिल्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्रोल द कनाडा एंड मेक्सिकन ऑयल फील्ड्स, राइट? US एज अ
region is self-sufficient on oil. It is exporting gas. Sometimes तो ऐसे लगता है कि यूरोप में प्रॉब्लम करके उन्होंने अपना गैस बेच दिया यूरोप को. So let's not get into those topics. But the point is, the country which has strong currency and self-sufficient on energy can do that. China का वजूद इतना नहीं है. They are of course better than India in terms of where they are. But the balance sheet challenge, fiscal deficit से या डेट टू जीडीपी बहुत ज़्यादा रखे यूएस कैन स्टिल सस्टेन, चाइना कैन नॉट सस्टेन. द पॉइंट इज बैलेंस शीट चैलेंज होती है, उसको 8-10 साल लग जाते हैं. थैंकफुली इंडिया में बैलेंस शीट चैलेंजेस नहीं है. 2014 to 18-20 हमने जो देखा था, वेरियस स्पीड ब्रेकर्स, जीएसटी, ये वो, रीसेट्स, डिमोनेटाइजेशन, वी आर नॉट इनटू दैट सिचुएशन. द बैलेंस शीट्स आर वेरी क्लीन. द कंजम्पशन कैन देयरफॉर कम बैक वेरी फास्ट. अब तो करंटली कैसे है ना कि किसी का 50 लाख का भी पोर्टफोलियो है, 45 लाख या 40 लाख हो गया तो अरे बाद में देखते हैं, अभी खर्चा नहीं करना है. आई मीन यू स्टिल हैव 40 लाख, यू कैन बाय अ 10 लाख 12 लाख का कार. बट लोग सोचते हैं नहीं अभी नहीं, बाद में. इट्स अगेन अ साइकी दैट कैन चेंज. अगेन मार्केट रिवर्स मार दिया वापस मई तक, तो मई में चले जाएंगे स्विट्जरलैंड. द पॉइंट इज द कंजम्पशन कैन कम बैक. बैलेंस शीट स्ट्रेस होता था तो 2-3-4 साल निकल जाते अपने. सो द गुड पार्ट इज द मार्केट्स कैन कम बैक. नियर टर्म में चैलेंज है, येस. सो लेट अस गो टू हाउ द वैल्यूएशंस लुक लाइक, बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग थिंग. Because bigger point is where the market valuations are, what the client should incrementally do, where are the risks, we focus on that. So if you see the growth rates have come down meaningfully, 4-5-7%. That is not the growth rate which is palatable. The economy on a headline basis, real GDP 6.5%, inflation another 4-5%. आपका nominal GDP 10-12% तो हो ही रहा है. The nifty companies cannot grow at a rate which is lower than your GDP. और वो sudden slowdown आया है, आप देखोगे तो. What was helping in last 5 years? ये पूरा जो डाउनग्रेड्स था, डाउनग्रेड्स हैव कम टू अपग्रेड्स. आप देखोगे वो लाइन धीरे धीरे से ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है. नाउ इफ़ यू लुक एट द टॉप 2 लाइन्स, ये थोड़ा वापस डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रही हैं. दिस वन, सो दिस लाइन हैव स्टार्टेड टू कम डाउन. ये तो डिनाइल फेज़ है, ये 2026 के नंबर्स है, अभी भी डिनाइल फेज़ है, अभी भी हेल्ड अप नंबर्स हैं. दिस इज़ वेयर आई सी द रिस्क. ये 1033 इस FY25 का EPS नंबर, और 990 से 1033 इज़ नॉट अ बिग ग्रोथ, राइट. ये 1200 नहीं होना है, 1150 पे आके बैठ जाना है करंटली. अब बोलते हैं ना अभी नहीं, हो जाएगा 6 महीने के बाद, अभी 2-4 महीना प्रॉब्लम है, सेकेंड हाफ विल बी गुड. ये 2014 से 20 तक वही बोलते रहे थे हम. फर्स्ट हाफ में रेंज नहीं आए हैं, वो होगा, दिवाली के बाद सब ठीक हो जाएगा. एंड कंटिन्यूसली वी सॉ डाउनग्रेड साइकिल. FY14 to 19, just before COVID, we had just 5-6% earnings CAGR in Nifty. उतना ख़राब सिचुएशन नहीं है, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर हम 18-20% ग्रोथ देख ले. द ग्रोथ शुड कम डाउन नियर 12-13%. So Nifty EPS in my best estimate should be like 1150, right? In that context, if you see where the valuations are, ये Jan में 20 है, again it went up and again has come down. So currently also it is like 20x only, and this is still relevant slide कि Nifty बीच में Jan में लो करके वापस ऊपर गई थी, and now again it has come down. We are more or less at 20 PE. What does 20 PE imply? We are at a 5-year average. तो लॉजिकली डाउनसाइड नहीं होना चाहिए, बट ड्यूरिंग दिस 5 year द निफ्टी CAGR was 17-18%. We are at 12% now. तो ये 20 is not the right number.
दिस 17 इज ऑल्सो नॉट अ राइट नंबर. ये प्री कोविड 5 ईयर का एवरेज है 17 टाइम्स. तब एज आई सेड इट वॉज 5-6% अर्निंग केगर. अब फैक्ट बीच में है दोनों के. अर्निंग केगर आर 12%. I think 18.5%, 18.5 times is where the 10-year average sets at. 21,000 पे मोटा मोटी, that is where your 10-year average is. And as I said, Indian structural story is not broken down completely. जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं हम, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट, अनलिस्टेड स्पेस टू लिस्टेड स्पेस का जो मूवमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, listed space raising so much of equity and QIPs so that they can do M&As and consolidate. वो सब structural stories are still continuing. So bigger picture is not broken down. The mega trends have still not broken down because market is down. तो government ने PLI देना बंद नहीं किया है. Make in India will continue. China plus one will continue. The opportunities on exports like electronics or CDMO, all those portions will still continue. Penetration rates will still rise, capital market participation will improve. तो वो सब challenges अभी भी नहीं है. The balance sheets are very pristine. तो 18.5-19x P multiple is a doable thing. 21,000 is where I feel the bottom of the Nifty will be at. That is more or less 5 to 7% drawdown from here. Not a big number. Where the challenge is, if you look at mid caps, this is where the challenge is. This is an unsustainable 4% growth पे आ गया निफ्टी actually for 1 year forward. इसमें भी adjustments है. If I do all the adjustments and all that, Nifty the mid cap companies are likely to grow at 12, 13, 14%. Again very close to your Nifty. अब large cap और mid cap same grow करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं बचता है. पहले ये ग्रोथ देखो कहाँ पहुँच गई थी, 60, 50, 40. ये तो लो बेस था ऑफ कोर्स, बट दिस वाज एट 20% रेट. दिस हैज मूव डाउन. ये 12, 13, 14% पे आ गया ना, तो ये 40p नहीं सस्टेन होता है. एंड टुडेज आफ्टर टुडेज करेक्शन ऑल्सो, मतलब एक वीक का करेक्शन के बाद भी ये 36, 37p है. दैट शुड कम क्लोजर टू 26, 27p. Theoretical number है, as I said, markets are very quick this time around, मतलब usually, and consumptions can come back very fast. But the point is यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है. काउंटर इंट्यूटिवली आप देखो, स्मॉल कैप्स 31p पे ही है, एंड इनफैक्ट आफ्टर द करेक्शन दे हैव कम डाउन टूवर्ड्स 25. So downside in small caps theoretically is at just 10, 12, 13%, but mid caps can still have 18 to 20% drawdown. और ये सब तो अपरेंट पी है. निफ्टी में हमने एडजस्ट किया था अर्निंग्स डाउनग्रेड करके, यहाँ पे 10% अर्निंग्स कट जाएगा, तो मिड कैप हैज़ अ बिगर रिस्क ऑफ 20-25% डाउनसाइड. बट या स्मॉल कैप्स विल स्टिल हैव 10 to 15% डाउनसाइड ओनली लेफ्ट. स्टॉक लेवल इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, बट येस overall portfolio level पे mid and small cap can still have 15-18% downside and large caps have 4-5-7% downside. That's the bottom line. और नियर टर्म कैसे होता है, ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है तो 5% के बदले 8% मार्केट रिएक्ट कर देता है. दैट हैपन्स इन द अपसाइड एज वेल, राइट. 100 का स्टॉक 120 नहीं होता, 140 हो जाता है. दैट इज़ वेयर एक्टिव फंड मैनेजमेंट कम्स इन टू प्ले. सो वैसे होता है. So still mid and small caps would have some bit of grind to go through. How do we navigate about this? First I'll talk about how we are doing it and then how the client should respond to it. We still continue to buy companies which are growing above the nominal GDP. Equity is for growth. So we still won't get into cheaper Ps just because they are cheap. We will equate it to growth. There are many consumption companies, FMCG companies, which are at 45-50p multiples, and there are many high growth companies which are also have come down to 45-50p multiples now. जो 70, 80, 90p थे वो 45-50p multiple पे आ गए. Their growth rate is at least 2 times the FMCG names, which is a well penetrated category.
So we will continue to buy the companies which are growing above the trend line in terms of the nominal GDP. 5% ग्रोथ के लिए 8 पी तो वाजिब है ना, मतलब 10-12 पी फॉर 5-7% ग्रोथ है व्हाट द नॉर्मल थिंग इज. तो दे आर चीप फॉर अ रीज़न. वी विल नेवर want to trend into those companies. We will continue to hold on to companies where one, the trend line growth rate is above your nominal GDP. The ROCs are better than cost of capital. Cost of capital simple equity में डालोगे कितना पैसा चाहिए. लोग 12-13-14% ऐसे ही बोलते हैं. फिर 9% ROE कंपनी लेके क्या करूँगा मैं. I want a 15-18% ROE companies because everything I buy correct decision नहीं होता है ना. मेरा मार्जिन ऑफ एरर भी होता है, राइट. सो आई विल गो एंड बाय 18-20 ROE कंपनी, 18-20% ग्रोथ कंपनी, राइट. दैट इज़ व्हाट वी विल कंटिन्यू टू डू. वी विल कंटिन्यू टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द चेंजेस, राइट. टर्मिनल वैल्यू रिस्क है, वी विल नॉट गो देयर जस्ट बिकॉज दे आर चीप. सो आवर इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस हैज नॉट चेंज्ड. इवन इफ यू सी my December multi-cap portfolio what I run and February March fact sheets, you will find only 3 or 4 names being moved up and down. That would be the outcome of their own earnings visibility and outcomes. We are not materially changing any of our portfolios. We still believe Indian story has structural legs to it. Tactical buy करने के लिए 2-3-4% movement होती है, but those are all 3-4%. We will not completely shift our portfolios. That is how we will operate. And anyways, we have been long associated with Invesco, so you will know our categorization process. So that only drives our portfolios. Finally, coming to how the clients therefore should react. What should you tell the client? How should you communicate? Yes. Will be wrong time to get into redemptions and shifting and all that because we already seen a decent enough drawdown. But I think last 7, 8, 9 months we have been talking about the incremental money need not come in small caps, need not come in mid caps. You either go for flexi cap which has the ability to swing around, or you go for large and mid cap fund. That is what our recommendation was. At least foreseeable 1 quarter, 2 quarter, we will stick to that recommendation. That diversified folios like flexi cap and large mid would continue to be a preferred kind of a thing. If you look at something beyond 1.5-2 years, you can get into multi cap which has at least 50% mid and small. That there also you will have some anchoring of large cap, but yes, at least you will have 45 to 50 minimum 50% mid and small as per the SEBI mandate. So only clients which are willing to look up to 3 years, they can get into multi cap, or else you stick to the other 2 funds. Still not the right time to load up to small caps as of now. SIP is a different thing. You cannot stop SIP because rupee cost averaging पूरा मतलब the thing would go for a toss. But fresh money, lump sum money, of course we are not talking about small caps for sure and mid caps for sure as of now. You can get into, as I said, flexi or large mid followed by multi depending on where the client's investment horizon and the tolerance limit is. It is very easier said that कि 5 साल लेना है तो फिर small cap भी ले सकते हो. But yes, usually people do see 3-4 months, 5 months performance also, and if the experience is not good, then it doesn't reflect good on either of us. So yeah, small caps you are not recommending. Thematics, PSU we saw many things falling in place. Those are all falling apart. The government capex was the big theme for PSUs. That theme is falling apart. And therefore infra and capital good theme is also not working well, right. The 2 themes which can do well all the time can be, one is contra, we always have counter cyclical stocks which are there, or business cycles what we are coming up with, because there will be companies which are placed in different business cycles all the point of time, and that is bit more diversified.
another major diversified in terms of thematic, I will go with manufacturing, because India eventually has to shift towards manufacturing. So those are the broader themes what we will get into rather than sectoral themes, because currently PSUs have broken in terms of the in terms of its fundamentals. Infra is broken in terms of the government capex and the private capex. Financials are cheap, especially the banks, but they are cheap for a reason. The credit cost lever has played out, the NIM lever has played out. Credit growth is not coming in. So for a suboptimal credit growth, they are cheap. So private banks are cheap for a reason. So we are not pushing financials also as much, but the point is, yes, we can still in financials top up with capital marketplace or non-lending place. NBFCs would relatively do well in the falling interest rate cycle. So there are pockets around that, but it's better to play, if there are opportunities in pockets, it's better to play through diversified funds, because diversified funds can capture all the types of pockets where there are opportunities. As I said, the market is getting narrower and narrower. There are only 1/3 of the companies which are expected to do 15% growth. So with narrower opportunities, thematics usually are a no-go area unless it's a wide thematic like manufacturing or business cycles. Yeah, so that is what the broad thought process what we carry as a fund house. I'll pause over here to take your questions before I present to you a fund what we are coming up, which is business cycle fund. So yeah, I'll happy to take a few questions before I move ahead.